वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने आपके साथ जो जिनसी तालीमात में हमने पहली जो इंसानी जिनसियत को डिस्कस किया है, उसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम उज़्वे मखसूस को डिस्कस करेंगे। मतलब जो मर्दाना अज़ू हैं उसके बारे में जितनी भी डेफिनेशन है वो हम आपको देंगे। तो सबसे पहले था उसका उज़्वे मखसूस, जिसे पिंस कहते हैं। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये एक अज़्वे तनासुल है जिसे ज़कर भी कहा जाता है। ज़कर का ये एक स्पंजी साख्त का होता है, लाइक दैट। इसके 3 मरकज़ी हिस्से होते हैं। अव्वल हिस्सा इसका जो है उसका नाम होता है हशफा। हशफा ये गोल मखरूती शक्ल का होता है। इसके ऊपर यूरन का एक मतलब सुराख होता है जिससे आप यूरन करते हैं, और इसके साथ आप इसके हशफा के ऊपर जो जिल्द का एक ग़िलाफ़ होता है ना, उसको गल्फ़ा कहते हैं। मुसलमान और यहूदियों में ये चीज़ काटना कॉमन है, जिससे पहचान होती है इंसान की कि ये इसको मज़हबी अमूर में भी लिया जाता है कि अगर ये मुसलमान कटवाते हैं तो इसको ख़तना कहते हैं। उर्दू में इसको ख़तना कहा जाता है। अगर इसको ख़तना कहा जाए तो डेफ़िनेटली मुसलमानों में तो ये मज़हबी तौर पर भी आता है, ये कॉमन भी है। और इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि वो आपके अज़्वे ख़ास में बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन को ना करीब नहीं आने देता, उसको आपसे महफूज रखता है। उसको आप ये कह सकते हैं कि आपको डेंजरस बीमारियों से दूर रखता है। इससे आपको जो है ना हमेशा, जिसे इस्तिलाह आम में ख़तने को हम लोग कह सकते हैं कि इसको मज़हबी तौर पर हम अगर लें तो ये इस्लाम में भी जायज़ है, और इसको बहुत सारी बीमारियों से भी इसका छुटकारा हो सकता है इसकी वजह से। तो आपको मैं एक और हकीकत बताती चलूँ कि जो फ़्रांस के तिबी माहिरीन की तहकीक है, जो कि बचपन में बच्चों का ख़तना कर देती है, और इस ख़तने की वजह क्या है कि ये एड्स जैसी बीमारियों से भी आपको बचाती है। जैसे कि बहुत से लोग बड़े होके बच्चे मर्द जो हैं वो फहाशी की तरफ चले जाते हैं, ऐसी ख़वातीन की तरफ चले जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो ये उसमें भी 90% जो आपको ना एड्स से बचाता है, डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ख़तने के बारे में जो अब की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जो रिसर्च हमारे सामने आई हैं, वो ये हैं कि जो भी कह सकते हैं आप इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया में 27 जून 1994 को एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसके मुताबिक श्रीनगर और दिल्ली में रहम के कैंसर पर एक तहकीक की गई थी। जी हाँ, रहम के कैंसर में मतलब ख़वातीन में, जो मुस्लिम ख़वातीन थी उनके रहम में, यूट्रस में कैंसर हो जाता था। तो वो डॉक्टर एस खन्ना शुमाली भारत में कायम धर्मशाला कैंसर फाउंडेशन और रिसर्च की सेक्रेटरी हैं। सेंटर के मुताबिक आप इस बात पे कर सकते हैं कि उन्होंने एक 300 बेड्स का जो हॉस्पिटल था वो बनाया, और उसको वो अभी चला भी रही हैं। डॉक्टर एस खन्ना ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताया कि भारत में 19 लाख ख़वातीन कैंसर की मरीज़ हैं, जिनमें से 40% ज़्यादातर रहम की गर्दन यानी कि रहम की कैंसर में मुब्तला हैं। उन्होंने बताया कि इस कैंसर की 3 बड़ी वजूहात हैं। दूसरी 2 वजूहात में जिनसी अज़ा की सफाई ना करना है, बदकारी में मुलविस होना है, शामिल होना है। गैर मख्तून मर्द के अज़्वे बीमारी में जरासीम आसानी से परवरिश पा जाते हैं, सो इस वजह से मुबाशरत के वक्त औरत की तरफ मुंतकिल होकर रहम की जो गर्दन है, जिसे आप यूट्रस कह सकते हैं, कैंसर दूसरी तरफ जिनसी बीमारियां पैदा करता रहता है। इसीलिए ख़तने को इस्लाम में भी जायज़ करार दिया गया है। इसीलिए ये कहा गया कि ख़तना जो है ना वो एड्स के फैलाव में एक बहुत बड़ी उनकी राह में रुकावट है। अगर आप एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है तो उसमें ख़तने को आप लोग ये कह सकते हैं कि वो आपके जो तेज़ी से एड्स फैल रहा है उसकी राह में बहुत अच्छी रुकावट है। इसलिए आज हमने आपको इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा ये है कि जो हमारा एड्स के फैलने वाले वायरस, जिसे हम HIV के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते चलें कि ख़तने में काटने वाली जो झिल्ली है वो HIV की नशोनुमा में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अगर वो हम झिल्ली नहीं काटते हैं तो उससे हमें एड्स की जो नशोनुमा है उसमें तेज़ी से इजाफा होता है, इसलिए इसको काट दिया जाता है। ये सुन्नत भी है, इस्लाम में जायज़ भी है। डॉक्टर रोनाल्डो का कहना था कि झिल्ली की नमी HIV की नशोनुमा के लिए नहायत साजगार है।
تو नाज़रीन ये जो मैं आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ ये हमारी यंग जनरेशन के लिए है। जो हमारी यंग जनरेशन इन मसलों से दो चार है उनको इस बात का ख़ुसूसी ख़्याल रखना चाहिए कि वो अपने जिस्म की सफाई रखें, स्पेशली अपने अंडर आर्म्स की, अपने प्राइवेट पार्ट्स की स्पेशली सफाई रखा करें, जिससे उनकी अपनी तो सेहत ठीक रहती ही है, बाकी उनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो उनके अपने मतलब अफेयर्स हैं, उसके मुतालिक भी वो अच्छे तरीके से उसको आगे लेके चल सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नाज़रीन इस बारे में हमने आपको बताया है कि हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास जो बड़ी वजह आ रही है वो ये है कि जो हशफ़ा और कसीब की जड़ के दरमियान वाक़या होता है वो दरमियानी हिस्सा मर्द के बैरूनी अज़ाए तनासल में दूसरे नंबर पर जिसमें कसीब आता है। जिसमें कसीब में ये 3 हिस्सों पर बना होता है। 3 हिस्सों में 2 हिस्से जो बलाई तरफ होते हैं जुड़ी हुई 2 उंगलियों की तरह जोज़फ़दार होते हैं। इनके बीच में नीचे की तरफ एक तीसरा हिस्सा होता है जिसमें पेशाब की नाली वाक़या होती है। तो इस हिस्से में स्पंज की तरह मसाम बने होते हैं और जिनसी तहरीक के नतीजे में जब अज़ुए ख़ास की तरफ से खून का बहाव ज़्यादा होता है तो ये मसाम खून से भर जाते हैं और नतीजतन अज़ू में सख्ती और इस्तकादगी पैदा हो जाती है, जिसके तहरीक के ख़त्म होने में असाब के ढीले होने पर कसीब ढीला हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कज़ीब की जड़ आती है। जो कज़ीब की जड़ है जो पेड़ों और दमची की हड्डी से जुड़ी होती है। जड़ के दोनों जानब 2 अज़लात होते हैं जो अज़ू की इस्तादगी में मुआवन होते हैं। तमाम जिस्म की तरह इस अज़ू में भी खून शरियानों से पहुंचता है और वरीदों से वापस आता है। इसके वक्त वरीदों पर दबाव पड़ने की वजह से खून वापस जाने से रुक जाता है। तो ये था जी हमारे पास अज़ुए मखसूस। अज़ुए मखसूस की जो मैंने आपको एक फ़र्स्ट पार्ट की डेफिनेशन बताई है और इसी तरह मैं आपको अभी सेकंड पार्ट की डेफिनेशन बताऊंगी जिसे टेस्टिकल कहते हैं। उर्दू में से फौते कहते हैं और इंग्लिश में से टेस्टिकल कहते हैं। टेस्टिकल एक बादाम की शक्ल की 2 छोटी छोटी गुठलियाँ हैं जो कि पैदाइश के वक्त ये पेट के अंदर एक झिल्ली में बंद रहती हैं और वाज़े हमल से कुछ अरसा कबल अपने असल मुकाम पर पहुंच जाती हैं। एक जवान आदमी का फौता 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वज़न तकरीबन 15 ग्राम होता है। फौता बेशुमार बारीक बारीक नालियों का मजमुआ होता है। ये जो नालियाँ हैं ये पेच दर पेच होकर गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मादा मनोया यहीं तैयार होता है और दूसरा मादा मनोया जिसे सिमन हम कहते हैं, जरसूमा हयात कहते हैं और इससे तैयार होता है। ये वो जानदार तख्म है जो कि जिनसे इंसानी जिन्स की इब्तदा होती है। इसके अलावा इन गुठलियों में एक हार्मोन भी तैयार है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन से ये होता है कि आप जब ये खून में शामिल होकर दिमाग में पहुंचकर मर्दाना खसूसियात और जिनसी बलोगत में जिसे कि मतलब आप कमारापन कहते हैं पैदा होता है। आवाज़ का भारीपन, फिर आपका पीड़ू, दाढ़ी, मूंछें, सीने के बालों का उगना और उज़लात की सख्ती इसी हार्मोन से पैदा होती है। इसीलिए इसको फौते भी कहा जाता है, टेस्टिकल भी कहा जाता है। फौते पतली उज़लाती थैली में बंद रहते हैं जिसको सफन या सिक्रोटम कहते हैं, जिसको सुफन या सिक्रोटम्स कहते हैं। ये थी जी फौती की डेफिनेशन। फौती की डेफिनेशन के बाद हम आपको बताएंगे गदाए कदामिया। गदाए कदामिया प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहलाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड ये मसाने की गर्दन से जुड़ा हुआ आगे की जानब एक पर्दे की तरह फैला होता है। इसमें बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिनकी तादाद 15 से 20 तक होती है। इन नालियों में एक बारीक रतूबत तैयार होती है जिस रतूबत को नदी कहते हैं। यह रतूबत पेशाब की नालियों से होते हुए पेशाब की नालियों में पहुंचकर इसको चिकना और तर रखती हैं ताकि पेशाब की और मनी खारिज होते वक्त नाली को कोई
عذر نہ پہنچے، نالی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور یہ رطوبت مادہ مناویہ میں شامل ہو کر تولیدی جراثیم کو محرک رکھتی ہے اور منی کے گاڑے پن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ منی کے مخصوص بو اسی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ہاں جی غدۂ قدامیہ۔ غدہ قدامیہ میں نے آپ کو انگلش میں بھی ڈیفائن کر دیا ہے، عضوِ تناسل کو پہنچنے والی تحریک یا شہوانی خیالات کے زیر اثر اس رطوبت کا افراز شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ آج کل کی جنریشن بہت سوچتی ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہوتا تو میں یہ کرتا، یا میں اپنے لائف پارٹنر کو وہ فیل کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی فیلنگز بڑھتی جاتی ہیں، اس فیلنگز کے دوران یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، مطلب آپ کی جنس کو یہ ایکٹیو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں وہ شہوت بڑھتی جاتی ہے۔ جی ہاں، زیادہ مقدار میں خارج ہونے پر کم علم اور سیدھے سادے جو نوجوان سے جریان سمجھ لیتے ہیں اور اس کے علاج کراتے پھرتے ہیں، اور پھر بعد میں صحت اور دولت دونوں تباہ۔ ناظرین، آگے ہم آئیں گے غدۂ ودی۔ غدۂ ودی میں یہ ایک مٹر کے دانوں کے برابر جسامت کی حامل 2 گٹلیاں ہوتی ہیں، جو غدۂ قدامیہ کے نیچے پیشاب کی نالی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ ہر غدہ سے ایک نالی نکل کر پیشاب کی نالی میں پہنچتی ہے۔ اس سے خارج ہونے والی رطوبت کو رطوبت ودی کہتے ہیں۔ یہ رطوبت شفاف لیسدار لابِ دہن کی طرح ہوتی ہے اور یہ پیشاب کی نالی کو چکنا رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے پیشاب کی نالی کو کوئی مطلب خطرہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس کے یہ مادہ منویہ میں شامل ہو کر اس کے گاڑے پن کو معتدل رکھتی ہے۔ جناب، آگے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں قناتِ نقالہ۔ قناتِ نقالہ واس ڈفرینسز اس کو انگلش میں کہیں گے۔ یہ تقریباً 45 سے 50 سینٹی میٹر لمبی 2 نالیاں ہوتی ہیں، جو دائیں اور بائیں فوطے کے اوپرلی حصے پر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ اوپری حصے سے شروع ہو کر آخری آنت اور مثانے کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اس کے بیچ سے گزرتی ہوئی خزانۂ منی تک پہنچتی ہے، اور اس کا کام فوطوں سے منی کو خزانۂ منی تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جی ہاں، قناتِ واقفیہ، جسے ہم واس نالجمنٹ بھی کہیں گے، یہ وہ 2 نالیاں ہوتی ہیں جو خزانۂ منی سے نکل کر پہلے غدۂ قدامیہ تک پہنچتی ہیں، اور یہاں سے ایک نالی کی شکل اختیار کر کے پیشاب کی نالی کے ابتدائی سرے پر جا کر کھل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مل کر یہ نالی کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور جیسے ہی کھل جاتی ہیں، اس کا کام بوقت انزال منی کو خزانۂ منی میں پیشاب کی نالی کے سرے کے اوپر سے پہنچانا ہے، تاکہ بوقت انزال منی اچھل کر باہر نکل سکے۔ ناظرین، اب ہم اپنے آخری پڑاؤ کی طرف چلیں گے، خزانۂ منی۔ جی ہاں، خزانۂ منی یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک بلغمی جھلی سے بنی ہوئی سراہی نما 2 تھیلیاں ہیں، جو مثانے کی جڑ سے اور آخری آنت کے درمیان واقع ہے۔ یہ غدۂ قدامیہ کے پیچھے ہوتی ہیں، اور اس میں منی جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اوپر سطح مثانے کی جڑ کے پاس رہتی ہے۔ اس کی جو اوپری سطح ہوتی ہے وہ مثانے کی جڑ کے بالکل ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے کے سرے پتلے ہوتے ہیں، اور غدۂ قدامیہ کی جو جڑ ہے وہ جڑ کے پاس اپنی جانب خصا کی نالیہ سے مل کر ایک تھیلی بنا لیتی ہیں۔ جی ہاں، اس تھیلی میں سے بوقت حجان منی نکلتی ہے اور پیشاب کی نالی سے گزر کر خارج ہو جاتی ہے۔ جی، یہ تھی خزانۂ منی کی ڈیفینیشن۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے سیمنز کے بارے میں۔ جی ہاں، سیمنز مادہ تولید، یہ ایک ایسا سفید لیسدار رنگ کی مخصوص بو والی گاڑی رطوبت ہوتی ہے جو فوطوں میں تیار ہوتی ہے۔ اس میں سیرم، البومینیٹ، نیکلین، لیسیتھین، کولیسٹرول اینڈ لائکوسیمین، روگنی اجزاء، رطوبت مدی اور رطوبت ودی دونوں شامل ہیں۔ اس وقت کے انزال میں تقریباً 5 سے 6 گرام رطوبت ودی خارج ہوتی ہے۔ اس ایک مرتبہ کے انزال میں تقریباً 50 کروڑ تولیدی جرثومے جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔ 50 کروڑ، جن میں سے محض 1 یا کبھی کبھی 1 سے زائد جرثومے رحم مادہ میں پہنچ کر
इस्तक़रार हमल के मौजब बनते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। और ज़ाहिर है 5 करोड़ से ज़ायद जब जरसूमे निकलेंगे, कोई एक तो पहुंच ही जाएगा ना, तो वो जब पहुंच जाते हैं तौलीदी जरसूमों की खुर्दबीन के साथ साथ देखा जा सकता है कि एक जिस्म के साथ चिपटा हुआ और बेज़वी होता है, जिसके साथ लंबी बारीक सी दुम मुंसलिक होती है। तौलीदी जरसूमा उसी दुम की मदद से हरकत में आ जाता है। जी हाँ, जैसे ही ये जरसूमा आपके मतलब मादा रहम में पहुंचता है तो ये अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेता है, जिसके चांसेस होते हैं कि ये वो मादा तौलीद जो है, वो मादा रहम जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। जी नाज़रीन, आज हमने आपको जिसके बारे में ये सारा कुछ बताया है, मादा तौलीद सिर्फ उस वक्त तौलीद के काबिल हो सकते हैं जब तौलीदी जरसूमे मुतहर्रिक हों। अगर वो डेड हैं तो डेफिनेटली आप उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कह सकते हैं। जब वो मुतहर्रिक होते हैं, जब वो मतलब एक्टिव होते हैं, तब ही आप के चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी मादा रहम जो है वो कंसीव कर ले, उससे बेहतर नहीं। नाज़रीन, मैंने आपको जो आज सारी ये चीज़ें बताई हैं, ये हमारे मर्दों के मसाइल हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं, हमारे मुआशरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं, क्योंकि मर्दों के इन मसाइल की वजह से मर्दों को खुद समझ नहीं आती कि उनके साथ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन के शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ पार्टनर्स को इल्ज़ाम देते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरे की चाह में रहते हैं कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। तो आप अगर आपको इस बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन होगी, देन आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें आज इजाज़त दीजिए, ताकि हम आपके लिए अगले चैप्टर में लेडीज़ के लिए हम वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें, ताकि लेडीज़ को भी अच्छे तरीके से अपने बारे में पता हो कि वो इन हालात में क्या करेंगी, और इस पर्दे का या इस मतलब पार्ट का क्या मतलब है, ये हमारे जिस्म में किस वजह से क्या काम करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से दी जा सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।